हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं विलियन सॉल्यूशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए। देख सकते हो हर साल ये क्वेश्चन पूछे गए, 2014, 16, 17, 20 हर साल ज़्यादातर पूछे गए। बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, फिर कहोगे कि क्वेश्चन हमने पढ़े नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो हम आपको इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, आप बात हो रही शुद्ध जल की मोलरता। आपको जल का फॉर्मूला पता होगा H2O, इसे कहते हैं भैया जल। ठीक है, आप जल की मोलरता पूछ रहे हैं, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जल का घनत्व कितना होता है। अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन मान लो आपका सॉल्ट आंसर पूछा जाता है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है 2 नंबर का, तब भी आप लगा पाओ, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। ठीक है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर देना होगा उसका। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में आता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, जल की मोलरता निकालनी है। तो लिखोगे जल का अणुभार। जल का अणुभार आप कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का होता है 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18 हो गया। अब बात होती है मोलरता निकालनी है, तो मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में, तो आपको मोलों की संख्या निकालनी, तो आपको भार यहाँ से पता है 1 ग्राम बटा 1 ml। ठीक है, तो भार पता है, तो 1 और बटा अणुभार आपने निकाल लिया 18। मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। ठीक है, भार बटा क्या होता है, अणुभार होता है। तो भार 1 था, अणुभार 18 था, 1 बटा 18 लिखा। और आपका आयतन कितना है, मिलीलीटर में दिया है, कितना 1, 1 बटा 1 होगा ग्राम बटा ml। तो इसे 1 ग्राम पर ml लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इसलिए 1 मिलीलीटर हो गया। जब आपको पता है मोलरता में मिलीलीटर में लिखा होता है, तो ऊपर हमें करना पड़ता है 1000 का गुणा। ठीक है, अगर लीटर हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो ऊपर 1000, 1 बटा 18 लिखा, तो ये 18 नीचे आ जाएगा, 1000 बटा 18 आया। अब आप 18 का भाग देंगे, 18 पंचे 90, 10 बचा, 18 पंचे 90, 10 बचा, फिर 55 आपका 56। तो देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन कौन सा नंबर आपका आंसर सही है, 55.56 वाला। तो देख सकते हो कितना आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 55.56 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका अगर सॉल्ट आंसर में भी है तो आप कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाव बताओ। ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दिया गया 90 ग्राम जल। ठीक है, 90 ग्राम H2O दिया है, 1.8 ग्राम आपका दिया है ग्लूकोज। ठीक है, देखो यही कह रहा है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाव। ग्लूकोज का मोल प्रभाव पूछ रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले जल का अणुभार निकालो। कितना आ जाएगा, जल का हाइड्रोजन का एक होता है और 2 लगे तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 आ गया। अब ग्लूकोज की बात करें तो कार्बन का होता है 12, तो 6 गुणे 6 थे ना, तो 6 गुणे 12। हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुणे 6। जोड़ लो सबको, आ गया 180। ठीक है, आप ग्लूकोज का मोल प्रभाव निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है, जिसका निकालना होता है उसके मोल बटा विलयन के कुल मोल। तो ग्लूकोज का निकालना है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाव बराबर ग्लूकोज के मोल बटा ग्लूकोज के मोल प्लस जल के मोल। ठीक है, 2 लोग थे, जल और ग्लूकोज। तो देखो 1.8 इसका ग्राम आपको भार दिया है, अणुभार ये दिया है 180, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा, 18 से काट दो, 18 से काटोगे 1/100। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह ग्लूकोज का। और जल का कितना भार है, 90 ग्राम, और आपका अणुभार कितना है 18, 18 से काटा 18 पंचे 90, तो पूरा इससे सॉल्व कर लेना, तो आंसर आ जाएगा 0.019। ठीक है, तो 0.0019 आंसर आ जाएगा आपको। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो देख सकते हो कितना आसान था, 0. कितना आया 019। तो इसका आंसर आ चुका है 0.0019। ठीक है, 0.0019 इसका आंसर आ चुका है। पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव बताओ। 1 मोलल कुछ नहीं, आपको इसमें तो दिख रहा होगा, कोई संख्या ही नहीं दी, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर लाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे लाएंगे। तो देखो 1 मोलल की बात हो रही है, तो चलो 1 मोलल वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो कह रहा है 1 मोलल जलीय विलयन है, तो 1 मोलल मतलब, मोलल का मतलब होता है, आप जान लो सीधा सीधा, मोललता। मोलल का मतलब होता है मोललता। ठीक है, तो मोललता का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। इसलिए क्या होता है, आपका 1 मोलल कह रहा है, तो 1 मोल विलेय कितने में उपस्थित होगा, 1 किलोग्राम विलायक में, क्योंकि इसका होता क्या है, विलेय के मोल। आपको एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक है, विलेय के मोल अपॉन में विलायक का भार,
किस में भैया, केजी में हो जाएगा। विलायक का भार किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में हो गया। तो आप देखो 1 मोल विलेय कितने, 1 किलोग्राम विलायक में, मतलब कि अगर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। अब आपको करना है क्या है, जल का अणुभार निकालना है। ठीक है, सॉरी जल का भार 18 है। अब आपको मोल निकालना है इसके, तो क्या करोगे, इसका अणुभार आपको पता होना चाहिए। तो ये अणुभार निकाला हमने, सॉरी अणुभार है ये। तो जल का अणुभार कितना आ गया, आपको अभी निकाल के दिखाया, H2O का 1 × 2 + 16। जितने बार आप निकालोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बार बार निकालो। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको निकालना है, तभी आपके नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। तो आपको भार दिया गया था कितना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 बटा कितना हो गया, अणुभार 18। मोल हमने निकाल लिए। अब फॉर्मूला लगाते, विलेय का मोल प्रभाज बराबर जिसका निकालना है तो विलेय के मोल बटा विलेय के कुल मोल, तो विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर से 55.56 आ चुका है। तो विलेय के मोल आपको 1 मोल दिया, तो 1 मोल बटा फिर विलेय के मोल 1 मोल प्लस आपका जल का आपने निकाल लिया 55.56। अब इससे बस आपको करना है सॉल्व 0.018। तो देख सकते हो कितना आसान है। ठीक है, तो एकदम आसानी से आपको समझा रहे हैं। तो 0.018 बस ऐसे करके टिक लगा दो। ठीक है, 2017 में देख सकते हो पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में बताओ। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसमें कितना आएगा, 19.6 ग्राम पर लीटर। तो कितना आ जाएगा, 19.6 ग्राम पर लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। कह रहा है किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, 0.1 मोलर फिनाल, 0.1 मोलर सुक्रोज विलयन, 0.1 मोलर NaCl। तो इसको बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग। तो चलो देखते कैसे समझेंगे इसको। तो देखो अब हमें करना क्या है, इस पे आपको करना क्या है, इसमें देखो आपको एक चीज़ याद रखना है कि वाष्प दाब जो होता है वो क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपने वाष्प दाब में अवनमन देखा है, ठीक है, तो आपको पता होगा वाष्प दाब क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वथनांक में अगर उन्नयन देखा तो अब भी पता होगा। ठीक है, हिमांक में अवनमन सब में हमने एकदम आसानी ट्रिक से बताया, आप वीडियो जाके देख सकते हो। वाष्प दाब जो होता है वो हिमांक में अवनमन के समानुपाती होता है और क्वथनांक में अवनमन उन्नयन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर वाष्प दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक घटेगा, अगर वाष्प दाब घटाओगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर वाष्प दाब जो होता है हिमांक के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब अगर वाष्प दाब बढ़ाओगे तो हिमांक बढ़ेगा। इसी से अभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देख लो अभी समझ लो। ठीक है, तो वाष्प दाब बढ़ाओगे तो हिमांक बढ़ेगा, अगर वाष्प दाब आप कम करते हो तो हिमांक भी कम हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखो, वाष्प दाब जो होता है वो आयनों की संख्या के भी समानुपाती होता है। अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, अगर आयनों की संख्या घटेगी तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वाष्प दाब अगर बढ़ता है तो क्वथनांक घटेगा। ठीक है, मतलब वाष्प दाब क्वथनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती किस कौन होता है, वाष्प दाब हिमांक के समानुपाती होता है और आयनों की संख्या के। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन था कि किसका वाष्प दाब कम होगा। तो देख सकते हो यहाँ से वाष्प दाब किसका कम हो सकता है, वाष्प दाब को हमें करना है कम। तो वाष्प दाब को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयनों की संख्या भी कम करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह लगा है, तो जिसमें आयन कम होंगे उसका वाष्प दाब कम होगा। तो देखो क्या कह रहा है, 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड दिया है हमें। BaCl2 में आपको पता है आयन होगा, क्योंकि Ba2+ और Cl- होगा ना, तो इसमें भी आयन होगा। और बात क्या करें, फिर कह रहा है फिनाल, फिनाल में आपका पता है C6H5OH, H5OH, इसमें भी आयन होगा, OH- है ना, इसमें भी आयन होगा। आप बात करें सुक्रोज विलयन और NaCl विलयन की बात हुई, NaCl की बात करें इसमें भी आयन होगा, Na+Cl-, किस में आयन नहीं होगा, सुक्रोज विलयन। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसमें नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसमें आयन नहीं है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि जब आयन ही नहीं है तो वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही, सुक्रोज विलयन। ठीक है, तो देख सकते हो कितने आसानी से आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि आपको केवल 3 चीज़ याद रख ली आपने, ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का सिस्टम बस। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंग गुणधर्म है। तो आपको पता है अणुसंग गुणधर्म परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब में अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, और आपका कौन सा हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया। तो इसमें कौन सा देख रहे हो, परासरण दाब। आपका प्रश्न तनाव से कोई मतलब ही नहीं विलियन चैप्टर में, प्रकाशिक घूर्णन से कोई मतलब नहीं, शांता से कोई मतलब नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही, प्रकाश परासरण दाब 2015-18 में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी, चलो कहता है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो देखो जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा वो क्या कहलाएगा, अणुसंग गुणधर्म। तो आपका वासुदाब अवनमन क्या है, अणुसंग गुणधर्म है। हिमांक अवनमन क्या है, अणुसंग गुणधर्म है। परासरण दाब क्या, अणुसंग गुणधर्म। तो कौन है जो निर्भर नहीं करेगा, तो पृष्ठ तनाव जो है ये क्या है आपका, जो ये पृष्ठ तनाव है ये आपका अणुसंग गुणधर्म नहीं है, इसीलिए ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, पृष्ठ तनाव, जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा,
किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा, तो आपको करना क्या है, केवल आयनों वाले से देख लेना इसी से कि वाष्प दाब आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज की बात करें C6H12O6 की, इसमें आपको पता है क्या होता है, इसमें आयन ही नहीं है। ठीक है, NaCl की बात करें, इसमें आयन की बात करें, इसमें तो आयन है। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, तो इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, CaCl2 वाला। ठीक है, तो आपका कौन सा 1% CaCl2 जो है इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा है किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है। तो Kb की गणना किससे की जा सकती है, वो वाला हमें फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो Kb की गणना जो है इस वाले फॉर्मूले से की जा सकती है, क्योंकि m×Tb×W/1000 ठीक है, आपने देखा होगा क्वथनांक उन्नयन वाले अगर वीडियो, तो उसमें आपको पता है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, Kb=, ठीक है, तो Kb= जो होता है m×Tb×W/1000 ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो परासरण दाब सबसे कम किसका होता है, देख सकते हो, आपको पता है परासरण दाब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें कि परासरण दाब किसका सबसे कम होगा, तो KCl विलयन की बात करें, इसमें आयन है तो इसका परासरण दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसमें आयन ज़्यादा होंगे उसका परासरण दाब ज़्यादा होगा, ये भी याद रखो। ठीक है, स्वर्ण विलयन की बात करें, एक भी आयन है तो इसका ही परासरण दाब क्या होगा, सबसे कम होगा। इसकी बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन की, तो इसका क्या होगा, इसमें आयन है इसलिए परासरण दाब ज़्यादा होगा। एल्युमिनियम फास्फेट में भी आयन है इसलिए इसका परासरण दाब भी ज़्यादा होगा। लेकिन स्वर्ण विलयन जो है इसका परासरण दाब क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें आयन सबसे कम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 2014 और 18 में पूछा गया है निम्नलिखित विलियों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका होगा। तो उसका परासरण दाब ज़्यादा होगा जिसमें आयन ज़्यादा होंगे। तो देखो किस में ज़्यादा आयन है, इस वाले में। ठीक है, तो 1 मोलर NH4 का होल थ्राइज PO4 में आपके सबसे ज़्यादा आयन है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा परासरण दाब होगा। ठीक है, तो इसको याद रखो। कह रहा है हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है। हिमांक का अवनमन किससे सीधा अनुपात दर्शाता है, तो वो है विलायक की मोललता, क्योंकि आपको पता है TF प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है, M। ठीक है, जिसके बाद डेल्टा TF बराबर KFM आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो देख सकते हो कितने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं और एक एक क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कराया है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।